हम लोग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मैं ESIC का, ओके कहाँ पे गया वो, चलो देखते हैं किसको सारे के सारे आंसर्स मिलते हैं और कितने कम टाइम में मिलते हैं। एक बार आप जो आंसर निकाल लो उसको दोबारा क्रॉस चेक नहीं करना है आपको। इसके पहले आई थिंक बोर्ड मास रूल सभी लोग इस बैच में जानते हैं। बोर्ड मास रूल में सबसे पहले क्या होता है, चलो चलो बोलो। सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हो, जो ब्रैकेट सबसे अंदर है, जो ब्रैकेट सबसे अंदर है सबसे पहले वो सॉल्व करोगे। जैसे जैसे ब्रैकेट ओपन होते जाएगा बाहर के ब्रैकेट जो है वो आपके सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। चलो मैं 10 क्वेश्चन देना चाहता हूँ, तो मेरे ख्याल से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जो इन क्वेश्चनों को, सेकंड में स्क्वायर है, क्वेश्चन मार्क के ऊपर जो है मैंने स्क्वायर लिखा है। चलो ये 5 क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट होता है आपका नाउ। मैं आपको देता हूँ 3 मिनट। 5 क्वेश्चन आपके सामने। 10:18 हो रहा है अभी, 21 पे मैं 10:19 हो रहा है, 22 पे स्टॉप कर दूंगा। सिर्फ आंसर निकालने से मतलब रखो, खिचड़ी बन जाएगा, बन जाने दो। एक एक क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करते जाओ। क्या हुआ, अटक है? आपका फर्स्ट लेक्चर है ये? ओवरऑल फर्स्ट लेक्चर है, मेरा फर्स्ट लेक्चर है। नंबर सिस्टम में थे ना आप किस चीज से प्रिपरेशन कर रहे हो? 19 थी, इतना लेट क्यों? हाँ, इतना लेट आओगे तो कैसे चलेगा? फर्स्ट टाइम लेट हुआ। आप पहले बैठे हो ना लेक्चर में? नहीं, मेरा फर्स्ट लेक्चर है ये। ऑनलाइन एक बैठे थे, ओके। चलो चलो, ESIC का फॉर्म भरा है कि नहीं? नहीं भरा है, चलो ठीक है। कम ऑन, एग्जाम में डिस्कशन करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा आपको, कोई दोस्त बाजू में नहीं बैठा होगा। 5 क्वेश्चन हो गए, चलो जी, बहुत बहुत बढ़िया। हो गया, जो प्रैक्टिस करते हैं उनका हो जाता है। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट किसी का हुआ क्या 5 क्वेश्चन? यस सर। मेरे नजरों के सामने नहीं हो आप लोग, बट स्टिल कम्युनिकेट जरूर कर सकते हो। एक स्टूडेंट का हो गया, बाकी तो जिन बच्चों का कुछ टॉपिक कवर नहीं हुआ, जैसे उनको बोर्ड मास्टर रूल में कुछ डाउट है वो है, तो आज का लेक्चर जो है मैं उनके लिए नहीं लूंगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ किसी चीज के।
जो बच्चे एग्जाम देने वाले, एग्जाम की तैयारी ऑलमोस्ट 2-3 महीने से कर चुके हैं और एग्जाम का फॉर्म भरा है उन्होंने, या जिन्होंने फॉर्म नहीं भी भरा है, पैटर्न जानना चाहते हैं, तो उनके लिए आज का लेक्चर जो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चीजों के डिटेल में नहीं जाऊंगा कि प्लस कैसे करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे। ठीक है, चलो 1 मिनट और, इसके बाद जो है मैं आंसर डिस्कस करूंगा। और जिन लोगों ने अभी तक आंसर निकाल दिया है, आई थिंक उनका जो आंसर निकालने का टेक्निक है काफी अच्छा है, वरना इतना जल्दी आंसर नहीं निकलता। आपका भी हो गया? और कितने लोग का हुआ? 1 2 3 4 और वहां पे? चलो ठीक है, कोई नहीं। आंसर कोई भी क्रॉस चेक नहीं करेगा, देखेंगे हम लोग की स्पीड में निकालने के प्रोसेस में क्या आपने रश किया और कोई आंसर गलत टिक कर दिया या गलत लिख दिया। बोर्ड मास रूल में ब्रैकेट पहले सॉल्व होते हैं, फिर ऑफ होता है, फिर डिवीजन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, और प्लस और माइनस में किसी को भी सॉल्व कर सकते हो। ऑफ यानी कि क्या? ऑफ यानी कि एक टाइप का मल्टीप्लीकेशन, बट वो डिवीजन के पहले सॉल्व किया जाता है। और अगर मैं इसमें और एक चीज की बात करूं कि रूट है, रूट निकालने आई थिंक आता है आप लोगों को। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को अपॉन 100 अगर लिख दोगे तो परसेंटेज उसका हट जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ 10% है तो 10/100 लिख दूंगा तो 10% के सामने से परसेंटेज हट जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं डिस्कस करता हूँ। आई थिंक मुझे और बहुत सारे इसमें आज क्वेश्चंस लेने। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो आई थिंक मैं सॉल्व कैसे करूंगा कि ये 625 का आ जाएगा 25, और 725 को अगर मैं 25 से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो 25 जो है दिमाग में रखते हुए, या अगर आप इतना डेटा लिख भी दो बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बाकी चीजें आप लिखोगे नहीं बुक में। फिर ये डेटा क्या है, बीच में प्लस है, यहाँ पे इंटू है, तो पहले ये सॉल्व होगा। 5 कितना होगा? 60 होता है, तो 120 हो जाएगा, और 122 का कितना होता है? 240, और 240 में 25 प्लस कर दो तो 265। तो आई थिंक आप समझ रहे हो कि इसका आंसर जो है 265 में है। बात बस इतनी कि आपने कितना डेटा लिखा है यहाँ पर, आपने 265 तक पहुंचने के लिए कितना डेटा यहाँ पर लिखा। क्या मैं सिर्फ दो ही वैल्यू लिख रहा हूँ कि सर इसको, इसका आंसर 25 आएगा, इसका आंसर 240 आएगा, और दोनों को प्लस कर दिया? क्या मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ? स्टेप बाय स्टेप लिखकर अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, टाइम बढ़ा रहा हूँ, स्टेप बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज आप लोगों को बस अवॉइड करना। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका 265। अगर मैं फास्ट जाऊँ तो मुझे बता देना। सेकेंड स्टेप में क्या किया, पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, दैट विल बिकम 4 4 12 जा 48, 48 माइनस 12। तो कुछ भी नहीं लिखना था आपको, सिर्फ आंसर टिक करना था आपने। 48 माइनस 12 36। अच्छा सॉरी सॉरी, देखो भाई रश कर दिया मैंने और मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं देखा। 36 ये साइड आया, ये साइड क्वेश्चन स्क्वायर है, ठीक है ना, स्क्वायर है। स्क्वायर को अगर मैं वो साइड दे दूं तो रूट हो जाएगा, तो वो अंडर रूट 36 दिखेगा, वो आपको दिखेगा। तो देखो ऐसा भी एग्जाम में भी होता है कि आप रेस्ट कर देते हो, ऑप्शन में 36 नजर भी आता है और आप टिक कर देते हो। तो थोड़ा सा आपको पूरा फोकस जो है वो आपके मॉनिटर स्क्रीन पे चाहिए। ज्यादा अगर आप स्पीड में जा रहे हो और गलतियां बहुत ज्यादा, जैसे अगर मैं 10 क्वेश्चन आज दे रहा हूँ, 10 क्वेश्चन में आप 4 क्वेश्चन रश करने में रॉन्ग कर दे रहे हो, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि मुझे 2 सेकंड एक्स्ट्रा देना चाहिए हर क्वेश्चन। तो आपको स्पीड क्या मेंटेन रखना है वो आपको खुद ब खुद पता चलते जाएगा जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। सर बोलो बोलो। सर मुझे फर्स्ट में 269 आया। तो ये 25 है और 725 सर को, वो 29 आ इसका रहा है। आंसर 29 25 आ रहा है कैसे उधर, आएगा? 29 हाँ आ रहा है। 725 डिवाइड बाय 25 करेंगे तो 29 आ रहा है। मैं भी अभी देखा 725 है वो। आपने जो 25 बोला 625 का होता है ना, तो 29 हो जाएगा। 29 प्लस 240, 269। तो रश हो गया ना थोड़ा सा कभी कभी वैल्यूज है थोड़ा सा दिमाग में घूम जाते हैं। क्या हुआ, इतना लेट क्यों आए? ट्रेन को ब्लेम करना मुंबई में। अमरनाथ से आया हो ना, और मैं भी अमरनाथ से आया हूँ।
चलो ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन, ब्रैकेट के अंदर दोनों जो डेटा पहले सॉल्व कर लूंगा, ये कितना आ जाएगा 2 2 3 3 2 1 3 आएगा क्या? 2 2 का तो 1 बचा, अच्छा 14 बचा ना, 2 1 3 आएगा, 2 1 3 प्लस 42, इसका फाइनल आंसर 255। 255। चलो परफेक्ट। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिन बच्चों को ये नहीं पता कि 14 1/7 परसेंटेज जो है फ्रैक्शन में कितना होता है, तो आप पहले क्या करोगे कि 14 2/7 को 7 14 का कितना होता है 98 + 2 100/7 लिखोगे और फिर इसको डिवाइड करोगे 100 से, बराबर है। आप ऐसे करोगे और फिर 1/7 लिखोगे। बट छोटी छोटी बातें आपको पहले से पता होना चाहिए कि 14 2/7 परसेंटेज जो है इसको हम लोग 1/7 लिखते हैं। मतलब ये जो स्टेप है ये आप एग्जाम में अवॉइड करोगे। तो 1/7 को अगर मैं 350 से मल्टीप्लाई करूं तो 357 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि परसेंटेज के कुछ वैल्यू आपको फ्रैक्शन में पहले से पता होना चाहिए। जैसे 25% कितना होता है 1/4, आप 20% कितना होता है 1/5, 12.5 परसेंटेज कितना होता है 1/8 होता है, 33 1/3 परसेंटेज कितना होता है 1/3 होता है। तो कुछ चीजों की डेटा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब लिखा कर दिया ना, जब मैं परसेंटेज सिखाऊंगा तो आपको परसेंटेज की भी वैल्यू लिख कर दूंगा, जो कि आपको ऐसी जगहों पर काम में आता है। तो 1/7 357 से डिवाइड हो गया तो 7 5 35 होता है, तो 50 हो गया ये, और माइनस, ओके तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ, स्पेस कम है। तो 50 माइनस 2x/3 इक्वल्स टू 30, 30 ये साइड आ जाएगा वो 20 बन जाएगा, और 2x/3 को मैंने ये साइड भेज दिया ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। ये 60 2 1 2 10 और 10 3 कितना होता है, तो 30 आंसर आपको मिला होगा फोर्थ क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कितना मिला होगा 30 मिला होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन, और उसको सॉल्व करने के पहले मेरे ख्याल से कट करना ज्यादा बेटर रहेगा कि आप उसको वैसे लो। तो 12 1 12 3 7 3 7 6 और 3 2 6। ठीक है, तो 7 3 कितना हो गया 21, 21 2 42, और ये 2 प्लस कितना कर दोगे 11। तो छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर यहाँ पर मैंने बहुत बड़ा नंबर दिया होता तो आई थिंक मैंने स्क्वायर रूट निकालना शायद किसी बैच में सिखाया है। जिस बैच को मैंने सिखाया आप उसका रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। तो अगर यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर हुआ ना रूट में, तो रूट निकालने का ट्रिक है, तो वो ऐसी जगहों पर आपको काम में आता है। ठीक है, चलो जिसका हो गया ठीक है, जिसका नहीं हुआ 5 क्वेश्चन और ऐसे हम लोग जरा और 5 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। कम से कम टाइम में देखेंगे कि आपका आंसर निकल जाए। 5 के 5 तो राइट है, फर्स्ट रॉन्ग है तो थोड़ा सा वो रश हो गया। ठीक है, चलो और 5 क्वेश्चन। ईएसआईसी का जो पेपर होता है वो बहुत सिंपल होता है, बस आपको हमेशा स्पीड के ऊपर कंट्रोल रखने आना चाहिए, क्योंकि ज्यादा स्पीड भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और स्पीड बहुत कम हो तो भी वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा आपके लिए। ये मैं आपको प्रॉपर ईएसआईसी का पेपर का ही क्वेश्चन दे रहा हुआ।
चलो 10:31 हो रहा है, 44 तक मैं वेट करता हूँ, 3 मिनट आपको देता हूँ स्टिल इन 5 क्वेश्चनों के लिए। एग्जाम में भी आपको ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ 3 मिनट देना है, अगर मैं 5-5 क्वेश्चन की सेट की बात कर रहा हूँ तो। शायद फोर्थ वाला क्वेश्चन कुछ लोग को कंफ्यूज कर सकता है, तो आप फिफ्थ वाला सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल है। सेकंड वाला सॉल्व कर लो, फर्स्ट वाला सॉल्व कर लो। शायद थर्ड वाला और फोर्थ वाला शायद कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, शायद। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट किसी का हो गया है तो जरूर बताना मुझे। डन सर। चैट में सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अंजलि स्क्रीन दिख रहा है अभी? 20% of 125. 20/100. तो अगर आप लोग को चैट में आंसर लिखना है तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चैट भी रीड कर लूंगा। क्या हुआ, क्या कुछ चल रही है? चलो चलो, मुझे अभी तक किसी का आया नहीं आंसर। ओके, श्रुति ने मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं, और श्रुति का आंसर जो है 195, 145। ठीक है श्रुति, आपका फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारे राइट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया आपका, फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन जो आपके राइट है। चलो बाकी लोग भी बोल सकते हैं, जो भी उनको आंसर मिला है। क्विक वो आपका हो गया, और आपका भी हो गया 4 मिनट हो चुके टोटल। ठीक है, मानसी ने भी आंसर दे दिया। आई थिंक मानसी आपका सारा क्वेश्चन जो है राइट है, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। ठीक है, मैं आई थिंक डिस्कस करूंगा। जानता हूँ मैं बाकी बच्चों लोग को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग बहुत कितने टाइम से पढ़ रहे हो आप लोग? 4 महीना हो गया, ठीक है ना। जो लोग अभी भी ज्वाइन किए 1 महीना हुआ रहेगा, 2 महीना हुआ रहेगा, कोई इशू नहीं है। स्पीड आपकी ऑटोमेटिक बढ़ती है, बट प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है। ठीक है, सिर्फ 2 घंटे लेक्चर से कुछ नहीं होगा, आपको घर पे भी जाकर चीजों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं देना चाहता। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है, अगर मैं निकालने की बात करूँ तो सबसे पहले आप डिवीजन वहां पे दिख रहा है सबसे प्रायोरिटी पे, तो डिवीजन को आप लिखने का एक और तरीका होता है कि आप नीचे लिख दो उसको। ठीक है ना, आप 2 के नीचे लिख दोगे तो भी वो डिवीजन ही हो जाएगा।
तो 2 के अगर मैं नीचे लिख दूं तो 1/4 हो जाएगा वो, क्योंकि 2 1 से 2 4 जा, और 4 और एक 4 यहाँ से कैंसिल, मतलब है 4 का पावर 2 बचेगा वो। मतलब इसको आपको 4 का पावर 3 लिखकर 4 से कट करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ 4 बचेगा। ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये 4 का पावर 2 बचेगा, मतलब 16 बचेगा। और इस प्लस के ये साइड क्या है, 3 का स्क्वायर एंड 179, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड दिस इज दैट इज 180, तो 180 आ जाएगा आपका। और ये -4 को ये साइड ले लूं तो +4 हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ रहे हैं कि इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, 200। तो छोटे छोटे पार्ट को आप माइंड में कितना कैलकुलेट कर लेते हो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप हर चीज को जो है बुक में लिखना अफोर्ड नहीं कर सकते एग्जाम के अंदर, ठीक है। ओके चलो सेकेंड क्वेश्चन, 20% आपको पूछा है 125 का, तो मैं 20/100 लिखकर या 1/5 लिखकर तो चलो कर सकते हो, बट किसी भी चीज का 20% निकालना बहुत सिंपल होता है। जैसे इस बंदे का 10% कितना है, 12.5, तो 12.5 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आप हर चीज को उसी मेथड से सॉल्व करना, जैसे उन्होंने अक्सर करते, परसेंटेज को अपॉन 100 लिखकर 1/5 इसको बना दूंगा मैं, हमेशा जरूरत नहीं होता। अगर 30 या 40% बोला होता तो 12.5 को इंटू 4 कर देता। सिंपल सी बात है, चीजें आप थोड़ा सा माइंड में कर सकते हो। ये आ गया 25 आ गया, 5 को 200 से कट करोगे दैट विल बिकम 40, 43 जा 120, 120 प्लस 25। आई थिंक आप समझ रहे हो कि आंसर क्या होना चाहिए, 145। ठीक है, फाइनल आंसर जो आप समझ रहे हो कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। चलो थर्ड क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये 2 2 जा कितना हो जाएगा, तो 1 4 और 1 का पावर 4 कैंसिल, मतलब ये कितना बचेगा, 16 बचेगा। ये 16 आ गया, ये कितना होगा 450, और ये कितना होगा 35। तो मैंने क्या किया कि सबको पार्ट पार्ट में क्या, 16 प्लस 450 प्लस सॉरी माइनस है, माइनस कितना 35, क्योंकि किसी भी चीज का जो 10% है, किसी भी चीज का 10% पीछे से एक जीरो लगा, एक पॉइंट लगा दो यहाँ पर, 10% बन जाएगा, वो 35 हो जाएगा। तो उन तीनों को अगर प्लस माइनस में कर दूं तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा, 4 3 1 आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा। चलो फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा स्किप करता हूँ, मैं फिफ्थ क्वेश्चन की बात करता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन का में सिर्फ आपको प्लस माइनस करना है। वैसे ये सभी को अगर मैं प्लस करूँ तो कितना होगा, 4 2 10 12 0 0 1, तो 3 9 1 क्या, अच्छा 12 में 1 कैरी था ना, 2 आ जाएगा यहाँ पे। कुछ भी कैरी है क्या, अभी कैरी कुछ नहीं, तो 9 + 1 10, 10 + 2 11, तो 1 कैरी। 5 क्या कर रहा है आज, जो प्लस करने में गड़बड़ कर रहा हूँ। टेन और 2 12, अच्छा 1 लिखा था मैंने, ये लिखा था। ये 5 5 + 1 6 और ये 7 7 2 2 आपका आंसर है। अरे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 6। इसमें से अगर मैं 1 1 2 1 अगर मैं माइनस करूँ तो 6 1 0 1 आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन को मैंने इसलिए होल्ड पे रखा, क्या फोर्थ क्वेश्चन को आपने नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया या फिर वो ट्रिक से सॉल्व किया। ट्रिक से इस तरह 2 + 2 + -1 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा सर, 2 5 10, तो बेस आपका 2 5 10 है, तो आप 10 बना दो। 10 का मतलब अगर 2 5 10 होता है तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 2 10 होता है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, क्योंकि ये मैं ट्रिक है, ये मैंने अभी तक डिस्कशन नहीं किया है। तो ये कितना आ जाएगा इसको आप 3 4/5 बोलोगे, राइट है। और अगर मैं इसको 15 19/5 और 19/5 को 19 अपॉन क्वेश्चन मार्क, दैट मीन्स 19 और 19 कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स्ट्रा जो वैल्यू है वो आपको कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो ये मैं ट्रिक के बारे में फिलहाल डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि पूरा का पूरा एक मैं टाइप
अलग कॉन्सेप्ट में इसको कवर करता हूँ, तो फिलहाल मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। आप इसका जो आंसर है वो 5 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एक जो पैटर्न है वो आपका सिंप्लीफिकेशन का है। आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 5 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 5 ही हम लोग कंसिडर करेंगे, टोटल 25 ही क्वेश्चन है मैथ्स के, तो 5 क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन के आ सकते हैं। और आप अगर इनको सॉल्व करना चाहते हो पांचों को, तो 3 मिनट के ऊपर अगर आप दे रहे हो, दैट मीन्स आप इसमें एक्स्ट्रा टाइम जो है यहाँ पर डाल रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल एकदम ऐसे ही रहेगा कि मैंने ESIC का ही आपका जो है क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। एक्चुअली मालूम है कि तीनों का जो पेपर MTS और UDC वाला है ना, दोनों का सेम है, क्योंकि फर्क कुछ भी नहीं रहेगा उसमें। जब आप मेंस का पेपर है ना, शायद इसमें सेकंड पेपर नहीं है, सेकंड पेपर है, उसमें फर्क आएगा बस। प्री एग्जाम जो रहेगा वो सबका सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। चलो, तो आई थिंक नंबर सीरीज भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि अगर एग्जाम में आया तो 5 क्वेश्चन साथ में आते हैं, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन साथ में आते हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए मैं टाइम देता हूँ, आप 4 मिनट ले लो, मैक्सिमम 4 मिनट, उसके ऊपर नहीं। बट इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा टाइम जो है कैलकुलेशन के कंपैरिजन में ले सकते हैं, कि स्ट्रक्चर कभी कभी गेस करने में, पैटर्न गेस करने में थोड़ा टाइम लेता है। चलो कोई नहीं, आप लोगों को जितना आता है आप अपने हिसाब से ट्राई करो। जिन लोगों का ये टॉपिक कवर नहीं हुआ है, मैं एक बात बता देता हूँ कि मैं 4 घंटे में टॉपिक सिखाता हूँ, तो 5 मिनट में तो मैं ये आपको एक्सप्लेन करने से रहा। तो बेटर है कि आपको खुद से जो भी चीजें समझ में आ रही है आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। और एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूं कि नंबरों के बीच में एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न आपका प्लस माइनस इंटू डिविजन स्क्वायर क्यूब का भी कुछ भी हो सकता है। बस वो पैटर्न अगर आप पहचान गए तो कंटिन्यू करके आप उसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, जिनका ये टॉपिक नहीं हुआ है उसके लिए अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर मैंने 2 4 6 8 लिखा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? 10। ठीक है, अगर मैं 1 3 9 27 लिख रहा हूं तो नेक्स्ट वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? कितना? अगर मैं 1 3 9 27 लिख रहा हूं तो 27 के बाद क्या लिखूंगा मैं? वो 3 का टेबल है, 3 का मल्टीप्लीकेशन है सर। 1 को इंटू 3 करोगे तो 3, 3 को इंटू 3 करोगे तो 9, 9 को इंटू 3 करो तो 27, और 27 को इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा? 81 आएगा। तो आपको पैटर्न हमेशा ढूंढना होता है। अगर आप पैटर्न ढूंढ लिए तो आई थिंक आपको जो है आंसर जो है मिल जाता है। ठीक है,
तो पैटर्न आप गेस करो, आंसर दो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लो, कोई रश करने की जरूरत नहीं है। मैं अगर बता दूंगा तो चीजें बहुत सिंपल। हेलो सर। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? सर आप ये डिटेल में कब सिखाओगे? डिटेल में जिस दिन नंबर सीरीज का टॉपिक होगा उस दिन हम लोग जो है इसको कवर करेंगे फिर। ठीक है, मैं मैम से बात ओके। करता हूँ क्योंकि कैसे आरबीआई का भी एग्जाम आने वाला है, तो हाँ सर। सोच रहा हूँ कि मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कवर कर दूँ। तो मैम से मैं बोलता हूँ। ठीक है, ओके ओके। और किसी भी एक बैच में मैंने सिखाया तो रिकॉर्डिंग तो रहेगा ही, तो आप वो बाद में भी देख सकते हो सर। ये आपको पहले से बता दिया जाएगा कि कौन से बैच में क्या सिखाने वाला है, तो आप फिर जरूर ऐसे टॉपिक के लिए जरूर आना। चलो, किसी ओके का सर। question आया? एक बाकी है, दो ही आया। ओके, आई थिंक लास्ट, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट सब इजी है, पांचों क्वेश्चन इजी है। आप लोग कितने लोग का नंबर सीरीज हो चुका है यहाँ पे, बताओ? किसी का भी नहीं हुआ है? आप दोनों का हुआ है? अब नहीं हुआ है इसीलिए आपको डिफिकल्ट लग रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएशन है जिसको मैं तोड़ तोड़ कर अलग अलग आपको बताता हूँ, तो फिर वो सिंपल हो जाएगा काफी। चलो, जब नहीं हुआ है किसी का तो मैं फिर डायरेक्ट डिस्कशन ही करता हूँ मैं डायरेक्ट। ठीक है, किसी ने ऑनलाइन आंसर दिया है क्या, मैं जरा चेक कर लूँ। हाँ, श्रुति ने आंसर दिया है, तो हम लोग जरा चेक करते हैं फिर कि आंसर क्या है। चलो ठीक है, चलो ओके। जब भी आपको पॉइंट में कभी भी वैल्यू होता है, चलो ठीक है छोड़ो पॉइंट में, आप नंबर सीरीज को, बेसिक चीज है कि सबसे पहले नंबर सीरीज को हमेशा लास्ट से चेक करोगे। लास्ट से चेक करने का एक रीजन क्या है कि क्या वहां पर मल्टीप्लीकेशन का कोई पैटर्न यूज हुआ है, या फिर मैं उसका डिफरेंस निकालते हुए आंसर बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने जब इस नंबर को देखा, क्वेश्चन नंबर 5 को देखा, तो डिफरेंस इनका बड़ा छोटा छोटा है। लास्ट के दो नंबर देखो, गैप बहुत छोटा सा है। तो मैं क्या समझ रहा हूँ कि इसमें मल्टीप्लीकेशन जो है अप्लाई नहीं हो सकता, कोई चांस ही नहीं मल्टीप्लीकेशन अप्लाई होने का। तो बिना टाइम वेस्ट के आपने पूरा एनर्जी जो है इस पे डिफरेंस निकालने पे लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल, इसका डिफरेंस कितना आया? 50। फिर उसके बाद आप देखो, डिफरेंस निकालने में भी एक आर्ट है कि करके आप कितना फटाफट डिफरेंस राइट निकाल रहे हो। 50, 41, फिर 32, फिर। तो क्या आपको ये देखकर कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि स्ट्रक्चर क्या बना? क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करो, दोबारा डिफरेंस निकालो। सर 9, सर 9, 9, तो 9 इधर कितना आ जाएगा? कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो आप 9 प्लस मत कर देना, यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो 14 ऊपर प्लस करना है कि माइनस करना है? ऊपर प्लस करना है, क्योंकि नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो 14 अगर प्लस कर दो तो कितना आएगा? 280, 280। ठीक है, चलो लास्ट वन आंसर राइट है सूची का। चलो, अगर मैं फिर से, अब ये देखो, ये दोनों वैल्यू को देखो, मैं फिलहाल अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, मैं फिर आंसर नहीं निकाल रहा हूँ, तो ध्यान अभी सबका यहाँ पे ऑनलाइन का। अगर मैं नंबर सीरीज देख रहा हूँ और ये दो नंबर को चेक कर रहा हूँ, 43 के कंपैरिजन में ये नंबर उसका डबल या ट्रिपल के पास में,
तो कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन सर अप्लाई हो सकता है, मे बी नॉट, बट चांसेस है सर। तो 43 इंटू क्या करूं मैं कि इस नंबर के पास से पहुंच जाऊंगा। ये हुआ, मैं इसको रफ कर दूं। जब मैं सिखाऊंगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा मैं। फिलहाल जो है आप बस आंसर लिखने से मतलब रखो, आप आंसर कैसे निकाल रहे हो ये चाहिए तो लिख लो, फिलहाल कॉन्सेप्ट लिखो मत, जब बस समझने की कोशिश करो। इसको रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। ओके, तो मैं जब लास्ट के दो नंबरों को देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि सर एक काम करो, मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करो, देखते हैं कि अगर मैं इसको इंटू 3 करूंगा तो कितना क्लोज, 1 to 9 मतलब -5। और अगर मैं फिर यहाँ पे जाता हूँ, सर इंटू 3 है, ये कितना करूंगा कि पास आ जाएगा, इंटू और फिर प्लस, अरे हाँ 48 होता ना सर, इंटू 3 माइनस। तो सर कहीं ना कहीं अगर इंटू 3 -5 इंटू 3 -5 तो शायद ये टर्म कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो वहां पे राइट होना चाहिए। तो मैं बिना ये देखे मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूँ, 7 3 21 -5 सर एकदम राइट है, मेरा स्ट्रक्चर मुझे मिल गया है। बट अभी सर एक टास्क बाकी है, इसको इंटू 3 करके -5 करना बाकी है, इसीलिए टाइम लगता है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर पहचानना भी है। मान लो कभी कभी ये स्ट्रक्चर गलत भी हो सकता है, मान लो कभी कभी गलत भी हो सकता है, तो इसलिए आपको गेस करते हुए जब आपको गेसिंग राइट हो जाएगा तो आपको कैलकुलेशन भी करना है। कितना आ जाएगा इसका, कितना, 367, 367 आई थिंक राइट है। सर बोल के भी राइट लिख रहा हूँ, बोल के भी रॉन्ग लिख रहा हूँ। 367, हाँ क्या बोल रहे हो। सर और एक पैटर्न बनेगा, अगर डिफरेंस निकाला ना तो 3 9 27 81 ऐसे आता। ओके, तो अगर मैं इसका पैटर्न डिफरेंस के थ्रू निकाल रहा हूँ, 3 9 27 81, आई थिंक इसका मल्टीपल ऑफ 3 है। तो नॉट नेसेसरी कि एक ही क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही पैटर्न में हो सकता है, पैटर्न कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका पैटर्न ढूंढने जाऊँ तो स्क्वायर क्यूब में मिलेगा क्या, नहीं, चलो ठीक। तो पैटर्न आपका मल्टीप्लीकेशन में या डिफरेंस में, दोनों में से कोई भी हो सकता है, या कभी कभी दोनों भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये देखा, बट हमेशा नंबरों को आखिरी से ऑब्जर्व करना चालू करो, क्योंकि अगर मल्टीप्लीकेशन की पॉसिबिलिटी है तो एक बार जरूर उसको चेक करना। हर क्वेश्चन का डिफरेंस निकालना ये बहुत गलत मेथड है, क्योंकि आप हर क्वेश्चन का अगर डिफरेंस निकाल के बैठोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर मल्टीप्लीकेशन आपको नहीं लग रहा है, नंबरों को देखकर अगर लग रहा है कि सर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, तभी आप डिफरेंस निकालने पे फोकस करो। क्यों, क्योंकि डिफरेंस निकालने में टाइम भी जाता है और हर जगह पे दोनों चीजें पॉसिबल होगी ये गारंटी नहीं होती, ठीक है। मैं आई थिंक सेकंड क्वेश्चन भी जो है नीति का राइट है। तो थर्ड क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन में बीच में क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको चेकिंग एक्स्ट्रा करना पड़ता है आपको, बट वही चेक आप शुरू कहाँ से करोगे, क्या मल्टीप्लीकेशन लग रहा है तो बिना कुछ सोचे आप पहले मल्टीप्लीकेशन पे ध्यान। मल्टीप्लीकेशन करना इजी क्यों है, क्योंकि 128 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके इस नंबर के क्लोज नहीं जा सकता, वो कोई एक ही नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा वो, अगर मैं ये 128 की जगह 130 लेता तो 130 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि इसके पास में पहुंच जाए, 5 इसीलिए मैंने देखो 130 बोला, मैंने 128 नहीं बोला, क्योंकि ये 128 को एज्यूम करना शायद मुश्किल, बट 130 को एज्यूम करना सिंपल है, क्योंकि मैं 13 का टेबल तो जानता हूँ। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहा हूँ, अब आप प्रॉपर मल्टीप्लाई बाय 5 इसका मतलब आता है 640 -5। अब यहाँ चेक करता हूँ मैं, 33 कितना था 128, यहाँ पर इंटू 4 भी आ सकता है, इंटू 5 भी आ सकता है, इंटू 6 भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटू 5 है ना, तो पैटर्न बनने के लिए कुछ भी बन सकता है, बट मैं चेक कर लूंगा कि ये क्लोज किसके, 33 इंटू 4 अगर मैं करूँ और -4 करूँ तब क्लोज आता है, क्योंकि इंटू 4 करूंगा तो 132 होता है। आई थिंक अब 5 है 4 है तो यहाँ पर 3 ही होना चाहिए और माइनस भी 3 से ही होना चाहिए। पैटर्न मेरा एकदम सेट है। अब मैं जानता हूँ कि ये आगे इंटू 2 -2
टू का, इंटू टू माइनस टू का मतलब इंटू वन माइनस वन, तो ये आएगा यहाँ पे 7, क्योंकि यहाँ से यहाँ जंप करो तो इंटू वन माइनस वन ना, यहाँ से यहाँ जंप करोगे तब इंटू टू माइनस टू ना, ये वैल्यू तो आप जानते ही नहीं हो। बट हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लास्ट के नंबरों को चालू, क्योंकि यहाँ से चालू करने में रिस्क है, शायद इंटू थ्री माइनस थ्री या इंटू टू प्लस थ्री हो सकता है। मतलब अगर यहाँ पे 7 होता और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता ना, तब बहुत डिफिकल्ट हो जाता अगर आप यहाँ से शुरू करते तो, क्योंकि चांसेस पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाती है फिर उसके। चलो ये भी राइट है, बाकी दो क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो इसके बाद वाला जो 5 क्वेश्चन है ना, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा प्रॉपरली, हम लोग सिर्फ आंसर निकालने में फोकस करेंगे फटाफट। तो लास्ट के 2 नंबर आई थिंक क्लियर कट क्या नजर आ रहा है सर, डिफरेंस ही तो निकालना है। मल्टीप्लिकेशन का कोई चांस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो सर कितना आ रहा है, ये 20 आ रहा है, कितना आ रहा है 18 आ रहा है सर, 20 18 शायद 16 शायद, बट इसका कितना है 12 है। तो अगर यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 14 फिर 12 परफेक्ट सिस्टम। कभी कभी ऐसा नहीं होता, तो आपको जो है चेक जरूर करना है। फिलहाल मुझे 16 14 परफेक्ट मिला, और 14 शायद इससे मैं प्लस कर दूंगा तो 56 आंसर आएगा। ठीक है, देखो कितना सिंपल हो गया, आप एनर्जी कितना अच्छे से फोकस कर पा रहे हो कि सिर्फ इंटू करूँ या प्लस माइनस करूँ। स्क्वायर क्यूब का भी एक पैटर्न होता है, हाँ, उसमें भी आपको कभी कभी एनर्जी अलग से सोचना पड़ता है। चलो वो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि पॉइंट वाला क्वेश्चन है, इसको रख करता हूँ मैं। पॉइंट वाला क्वेश्चन है, पॉइंट वाले को करने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। पॉइंट वाला आप हमेशा स्टार्टिंग से चेक करने की कोशिश करते हो, और पॉइंट वाला केस 99% जो है मल्टीप्लीकेशन वाला ही केस होता है। पॉइंट वाले में प्लस आप प्लस या माइनस देखने के लिए मिला, ऐसा काफी रेयर है। हाँ, इंटू के साथ में प्लस माइनस हो सकता है, बट इंटू होता है, इंटू जरूर होता है। तो अगर मैं इसको देखूं तो कितना आएगा, अब मैं लास्ट से जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मल्टीप्लीकेशन में जब आप पॉइंट की वैल्यू को देखते हो तो आप मल्टीप्लीकेशन स्टार्टिंग से करते हो। देखो ये बात है, मैं 4 घंटे में जो चीज सिखाने वाला हूँ आपको मैं 5 मिनट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो सारी वेराइटी में मिक्स कर दे रहा हूँ। तो ये कितना इंटू टू, ये कितना, जब आप पॉइंट वाला क्वेश्चन करते हो तो अक्सर आपको पॉइंट में मल्टीप्लीकेशन देखने के लिए मिलता है, और पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन का मतलब है कि 0.5 ही होगा वो हमेशा, 0.67 कभी नहीं होता। ये कितना हो गया, क्या ये चेक करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैं जानता हूँ कि वही वैल्यू होगा इंटू 4। अब इसको इंटू 4 करने में शायद थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक, आई थिंक आप समझ रहे हो कि हम लोग ने यहाँ पर आंसर निकालने के किस मेथड के ऊपर बात की। ठीक है ना, आंसर निकालना तो चलो ठीक है। तो अब मैं 5 क्वेश्चन दूंगा, अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग एटलीस्ट मेथड के थ्रू फोकस एक राइट एरिया में करके आंसर निकालने की कोशिश करें। चलो श्रुति का वैसे सारे के सारे आंसर राइट है, काफी बढ़िया, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर ट्राई कर सकते हैं। मान लो आपको सारे आंसर नहीं मिले, 1-2 आंसर मिले, आप वो भी जो है लिख सकते हो चैट में, मैं चैट रीड कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे मुझे पता चले कौन सा स्टूडेंट कितना स्मार्ट है, किसको कैसे गाइड करना है, मुझे सारी आइडिया मिल जाएगी। चलो जो मेथड मैंने अभी अभी आपको बताया उसको अच्छे से यूज करना, ठीक है, तो टाइम आपका ज्यादा बचेगा और आप फोकस अच्छे से कर पाओगे किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न के ऊपर। चलो, और एक बात सच बता रहा हूँ कि आपको यूट्यूब पे ना ये सारी चीजें मिलेगी नहीं। जैसे मैं नंबर सीरीज सिखाता हूँ ना, चीजों को तोड़ तोड़ कर आपको अच्छे से हर चीज एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा आपको जनरली मिलेगा नहीं कहाँ पे। चलो टाइम स्टार्ट नाउ, 11:01 हो रहा है, 11:04 तक टाइम देता हूँ मैं आपको।
सभी स्टूडेंट आंसर्स देंगे, ठीक है, जितने भी 12-11 स्टूडेंट है, जो भी आपको आ रहा है आप उसके आंसर जो है चैट में लिखते जाओ। दो मिनट हो गया। चलो चलो, ऑनलाइन में किसी ने, ये श्रुति ने 3 क्वेश्चन के आंसर दिए। कमॉन, श्रुति के अलावा बाकी सब सोए हुए क्या? जितने भी क्वेश्चन के आंसर आते हैं मैसेज स्टार्ट करो। देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अभी जैसे पॉज नहीं आता तो उसका आप पूछ सकते हो फिर, ठीक है ना। मैं 1-2 स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ मैं। अगर 2 घंटे आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। फिर जो भी आता है, जो भी नहीं आता है वो भी ठीक है, बट मेंशन करो। कितने क्वेश्चन का आंसर मिला आप लोग को? 2 2 ही मिला अभी तक? इसका मतलब प्रैक्टिस की जरूरत है थोड़ा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर भी प्रैक्टिस की जरूरत है। फर्स्ट और सेकंड हार्ड है क्या कि नहीं मिला अभी तक आंसर? अच्छा, वो मैंने 90-30 कुछ मैंने गलत लिख दिया क्या? ओके ओके, सॉरी सॉरी, वो 90 नहीं है, वो 9। वही मैं सोचा 90 कैसे आ जाएगा। ओके ओके, वो 2 के बाद 9 है, 90 नहीं है, 2 के बाद 9 है वो। मैं जो बोलता हूँ ना, मैं उसमें तो गलती कर ही देता हूँ, जो नहीं बोलता वो अलग बात है। एग्जाम में भी ऐसे ही होता है कि मैं कोई वैल्यू बोल रहा हूँ बट लिख अलग वैल्यू रहा हूँ, तो आंसर मेरे गलत हो जाते थे अक्सर। चलो 6 मिनट हो चुके टोटल। शायद अब मुझे आंसर जो है डिस्कस करना चाहिए। कितने आए आप लोगों के? एक भी नहीं आया? कम ऑन, ऐसे तो नहीं। आप 2 आए आपको, 3 आपको, लास्ट बाकी है। कम ऑन, आप इसका डिफरेंस से आंसर मिलने वाला है।
इसका आपको डिफरेंस आंसर मिलने वाला है, इसका आपको मल्टीप्लीकेशन से मिलेगा, मल्टीप्लीकेशन से मिलेगा, डिफरेंस आंसर मिलने वाला है। कम ऑन, डिफरेंस निकाल कर आप पैटर्न जो है गेस कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। अब आप डिफरेंस निकालने में अगर एक छोटी सी भी गलती कर देते हो, जैसे इसका डिफरेंस कितना आएगा, आई थिंक 72 आएगा, है ना। अब आप 72 का कुछ गलत लिख दिए, तब बात अलग है, फिर आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो डिफरेंस अगर आप निकाल रहे हो तो डिफरेंस की वैल्यू जो है राइट लिखना जरूरी है, इसके लिए प्लस माइनस में कमांड होना जरूरी है। ठीक है, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि आप कितने वीक स्टूडेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, क्योंकि यही बेसिक चीजें ही आपको कमांड लेकर आना होता है, प्लस माइनस इनटू डिविजन्स में। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप कोई भी एग्जाम जो है इजीली क्लियर कर सकते हो। चलो श्रुति, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आपको डबल डिफरेंस निकालना है, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया ना। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का अगर आप डबल डिफरेंस निकालोगे तो शायद आपको पैटर्न जो है मिल जाएगा, सिमिलर पैटर्न। एक्चुअली वो डिफिकल्ट है थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क बीच में दिया है। ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं आंसर डिस्कस करता हूँ, क्योंकि टाइम काफी हो गया है। इन दोनों का डिफरेंस आपका ये डिफरेंस ही आने वाला है क्वेश्चन का आंसर, मल्टीप्लीकेशन का यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नजर मुझे नहीं आ रहा है। तो ये आएगा 72, ये कितना आ जाएगा 60। फिर अब आप मुझे बताओ फर्स्ट बेंच, 72, 60, 48 क्या है। तो क्या आपने इन तीनों में से कोई डेटा रॉन्ग लिखा था? तो ये एक्चुअली इजी था, तो ये 36 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, तो 24 प्लस कर दो या माइनस कर दो? माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 500 एंड कितना 507 जो है आपका फर्स्ट वाले का जो है आंसर आ जाएगा, सॉरी लास्ट वाले का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले पे आता हूँ मैं, इसको क्लियर करूँ। डिफरेंस आपको निकालना था, डिफरेंस जो था वो आपका 12 का टेबल था। चलो फिर इसमें भी आपको डिफरेंस ही निकालना है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन की कोई पॉसिबिलिटी नजर ही नहीं आ रही है आपको। ये कितना हो जाएगा, ये 12। तो 30, 20, 12 शायद आपको पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है, बट अगर मैं इसका दोबारा डिफरेंस निकालूं तो 10, 8, 10, 8 के बाद शायद 6 होना चाहिए, मतलब यहाँ पर होना चाहिए 6, फिर ये हो जाना चाहिए 4, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाना चाहिए 2। ठीक है, 10, 8, 6, 4, तो जरा चेक कर लेता हूँ, अगर मैं 2 इसमें ऐड कर दूं ना, बराबर है, तो 180 आ जाएगा, और 180 में अगर मैं 6 ऐड कर दूं तो 186, मतलब मेरा पैटर्न जो है एकदम सेम। ठीक है, पैटर्न जो है मेरा सेम है, 186। परफेक्ट। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन को देखकर ही मुझे बताओ क्या अप्लाई होगा आपका। क्लियर है, एकदम क्लियर है, क्योंकि सर 1137 के बाद में एक ही क्वेश्चन मार्क के बाद बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, दैट मीन सर मल्टीप्लीकेशन ही अप्लाई होने वाला है। मैं यहाँ चेक नहीं कर सकता, बट ये चेक करूं मैं, क्योंकि देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है, यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो इंटू 3 + 4 इंटू 3 प्लस, देखो इंटू 4 - 7 भी हो सकता है, मैं जानता नहीं कि ये राइट है कि ये राइट, बट क्लोज इनफ ये, तो पहले मैं इससे स्टार्ट करूंगा, शायद ये भी राइट हो सकता है कभी कभी। इंटू 4 - 7, इंटू 5 - 8, इंटू 6 कुछ भी हो सकता है, बट चेक करने के लिए मैं पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अगर इंटू 3 है तो ये कितना आ जाएगा इंटू, अगर इंटू 3 करता मैं तो प्लस -1 करना पड़ेगा, +4 -1 का लॉजिक नहीं है, तो इसलिए मैं इंटू 2 + 3, आई थिंक लॉजिक मेरे हिसाब से यहाँ पर ये होना चाहिए। तो अब मुझे क्लिक हो गया है कि सर इंटू 4 + 5 इंटू 5 +, आई थिंक मुझे क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। इंटू 4 अगर मैं करूँ तो कितना आएगा, 148 + 5 153, और अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लो, आपको 169 जो है आपको एज अ आंसर मिल जाएगा। बट जब आप ये बात जानते हो कि सर इसका ना मुझे डिफरेंस नहीं निकालना था, इसका मुझे मल्टीप्लीकेशन से करना था,
तो अब आपका एग्जाम में टाइम काफी बचेगा। ठीक है, चलो सेकेंड वाले पे आता हूँ मैं, फटाफट जरा सॉल्व करता हूँ, टाइम काफी हो गया है। इंटू 5 माइनस, अरे हम लोग माइनस क्यों कर रहे थे? पक्का नहीं आ रहा था? आज मैं थोड़ा गलती ज्यादा कर रहा हूँ, रुको। आज पता नहीं मैं मिस्टेक क्यों कर रहा हूँ इतना। हाँ, यहाँ पे उन्होंने इंटू 5 प्लस 6 को 769 ही लिखा है। क्वेश्चन में जो डेटा बहुत गलत दिया था, क्योंकि उन्होंने सोल्यूशन में वही लिखा है, इंटू 5 प्लस 6 ही लिखा है, बट 769 लिखा है। मतलब उन्होंने डेटा जो थोड़ा सा गलत दिया है, तो उसको जो है करेक्ट कर लेना, वो 771 कर लिख देना, ताकि बाद में अगर आप कभी क्रॉस चेक करो तो ये ना हो कि सर ने ये क्यों लिख दिया। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक ऐप में भी होता है। क्लियर है कि शायद मल्टीप्लीकेशन ही है, इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 आई थिंक कांस्टेंट है क्या? कांस्टेंट है, तो ये भी इंटू 3 प्लस 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 276। 279। हाँ 282 आएगा ना, 282 आएगा। टू 82 आएगा ना इसका। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा ध्यान से करना। चलो, और फर्स्ट वाला क्या है? चलो फर्स्ट वाला थोड़ा सा सस्पेंस था, तो कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी डिफिकल्ट बन सकते हैं। अभी आप यहाँ से देखो तो मल्टीप्लीकेशन का कोई चांस नहीं, मैं सीधा डिफरेंस निकालता हूँ। डिफरेंस निकालूंगा तो 32, 42, 52, 41 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 29। यहाँ पर प्राइम नंबर है पक्का? चलो प्राइम नंबर है, इसके बीच में 31 आता है और 37 आता है ना। और कुछ है क्या? तो चलो मुझे क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा? 85, और 85 में प्लस करो तो आई थिंक रहेगा। ठीक है, तो देखो किसी किसी को तुरंत क्लिक हो गया, कभी कभी क्लिक होने में टाइम लेता है। ठीक है, प्राइम नंबर का जो था वो था डिफरेंस था वो। पेपर के अंदर रॉन्ग नंबर सीरीज आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है। किसी किसी बैच में आता है, किसी किसी बैच में नहीं आता। तो मान लो अगर आपके बैच में रॉन्ग नंबर सीरीज आती है, दैट मीन्स आपके बैच को हार्ड बैच, मतलब क्या बोलते हैं, टफ बैच कंसिडर किया जाए, और उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स जो बढ़ जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इसीलिए होता है कि मान लो वो लोग भी जानते हैं कि नंबर सीरीज में मिसिंग सीरीज ज्यादा डिफिकल्ट होता है, सॉरी रॉन्ग नंबर सीरीज ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो अगर मैं रॉन्ग नंबर सीरीज ज्यादा दे रहा हूँ आपको, तो नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स जो 2-3 बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपको एग्जाम में रॉन्ग नंबर सीरीज देखने के लिए मिले, तो कुछ भी उसमें रश करने की जरूरत नहीं है। आराम से आप सॉल्व करो। मान लो 5 में से अगर 3 ही आते तो 3 ही सही, बट 3 आंसर निकालने की कोशिश करो। ठीक है,
बट पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि आपको इस बात का जानकारी होना चाहिए कि अगर वो डिफिकल्ट बैच है तो उनके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स जो बढ़ जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आता है सबको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने लोगों का हुआ है? नहीं हुआ? क्योंकि मैं 4 घंटे की चीजों को 10 मिनट में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट इसके मुद्दे पर आऊंगा कि हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बचपन में सीखा है। बचपन में टीचर क्या बोलती थी? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना? बच्चे बोलते हैं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दो ऐसे कि इनटू करके ये बन जाना चाहिए, प्लस करके या माइनस करके ये बन जाना चाहिए। बराबर बात है? तो इसमें सबसे पहली बात तो हम लोग सॉल्व कैसे करते थे? जैसे अगर मैं बचपन की चीजों को यहाँ पर लेकर आऊँ तो हम लोग सबसे पहले सॉल्व कैसे करते थे? इस वाले को नहीं, मैं सेकेंड वाले को सॉल्व करता हूँ। 17 को स्प्लिट करो कि 66 बनना चाहिए, 2 नंबर मल्टीप्लाई करके। 6 and 11 11 6 क्योंकि 11 और 6 को प्लस करके आपको 17 भी बनाना है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर क्या करूँ, लिखूँ या नहीं लिखूँ? एकदम मैं फटाफट लिख रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, बराबर बात है। तो मुझे 2 वैल्यू कौन सी मिली थी? 11 मिला था और 6 मिला था, और फाइनल आंसर क्या बना इसका? -11 एंड -6। तो कभी कभी आपको साइन में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कुछ भी मत लिखो, कुछ भी मत लिखो कि मैं कोई टॉपिक आपको आज सिखा नहीं रहा हूँ, ये बस ऐसा है कि आप 10 दिन के बाद एग्जाम देने वाले हो, तो एक ब्रशअप के लिए मैंने ये टॉपिक जो है लिया है। मान लो ESIC का एक और आपका क्रैश कोर्स मतलब प्रैक्टिस सेट हम लोग लेते हैं, तो उसमें मैं आपको DI सिखाऊंगा। DI हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जस्ट मैं आपसे एक रिविजन कर रहा हूँ। मान लो अगर नहीं पता है तो हम लोग जिस दिन ये टॉपिक सीखेंगे उस दिन मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। सेकेंड क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो 3 को स्प्लिट करो, या फिर मैं बोलता हूँ कभी कभी आप मिडिल वैल्यू को नहीं, लास्ट वैल्यू को ऐसे स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करके 28 बनना चाहिए वो 2 नंबरों का। 7 4 जा, और 7 और 4 को आपको माइनस करके 3 बनाना। तो 7 - 4 आपका 3 बन जाएगा, बट फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर क्या आएगा? 7 और 4 में माइनस और प्लस दोनों की साइन क्या होगी? -7 + 4 +4। तो कभी कभी क्या होता है ना कि करके साइन में कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर आपने 7 - 4 किया बट लिख आप -7 + 4 रहे हो, क्योंकि इसका तो आंसर -3 आता है ना। तो उसके लिए पहले बात तो साइन का टेबल है। मतलब एग्जाम स्टार्ट होने के पहले कुछ टाइम होता है आपके पास, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि रफ शीट पे कुछ भी नहीं लिखना है आपको, वरना डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। बस उसी टाइम पे आप ये सारे डायग्राम्स बनाते हो, क्योंकि आप एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। उस टाइम में क्या क्या करते हो मालूम है आप? कि मान लो आप एग्जाम में कोई स्क्वायर या क्यूब लिखना चाहते हो। स्क्वायर आपने 25 तक पढ़े बट 30 तक के स्क्वायर लिखना चाहते हो, तो आप लिख देते हो। ये मालूम है अल्फाबेट A से लेके Z तक वो आप लिख देते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये टेबल जरूर बनाते हो आप, क्योंकि आपको आता ही है ये क्वेश्चन। अब ये टेबल याद कैसे करना है? देखो एकदम सिंपल बात है, ये क्वेश्चन के साइन है। किसके साइन है? ये क्वेश्चन के साइन है। याद आपको कैसे रखना है? देखो एक क्वेश्चन मार्क बना है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क बना है ना, प्लस का क्वेश्चन मार्क बना है, बाकी जगह में -9 लिख दिया मैंने। ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है और बाकी जगह पे मैंने क्या कर दिया? माइनस।
यहाँ पर जो साइन है ये ग्रेटर नंबर है और ये स्मॉलर नंबर है, उसके साइन है। और यहाँ पर भी साइन बना है बट ऐसे एक लाइन छोड़कर। तो एक लाइन छोड़कर अगर मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ यहाँ पर, तो बाकी जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का। बस आप इसको याद कर लो। क्वेश्चन में आपका क्या है, प्लस प्लस, तो आंसर क्या आएगा क्वेश्चन में, क्या है आपका, तो आंसर में क्या आएगा, बड़ा नंबर है माइनस छोटा नंबर। तो बस आपको स्प्लिट करने का टेंशन लेना है, आपको साइन का टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अब आपके सामने ही है। तो सबसे पहली चीज जिन लोगों को नहीं पता है कि हम लोग इसको टेबल को इस तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं। टेबल किस तरीके से बनाते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन के साइन का क्वेश्चन मार्क बना देते हैं ऐसे, और बाकी का जो खाली स्पेस है सब जगह पे माइनस। फिर आंसर के साइन बनाते हैं क्वेश्चन मार्क इस तरीके से, और बाकी की जगह पर। अब आपको सिर्फ स्प्लिट करने का काम है। स्प्लिट आप कैसे करते हो कि सर जो लास्ट वैल्यू है ना उसको ऐसे स्प्लिट करो कि 2 नंबर आपको मिले, और बीच का नंबर बस आपको चेक करना है कि प्लस करके बनाना है या माइनस करके बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वाला जो साइन है ये इंपॉर्टेंट होता है, प्लस करके बनाना है या माइनस करके बनाना है। फिलहाल मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखता हूँ मैं जिन लोगों को ऑलरेडी आता है ये, जो लोग आज रिवीजन कर रहे हैं, जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आज, तो आप वो 5 क्वेश्चन कितने कम टाइम में सॉल्व करते। बस मैंने आपको दिखाया कि साइन कैसे लिखना है। हाँ, एक्स का वैल्यू आपको क्या मिला, -7 + 4। वाई का वैल्यू आपको क्या मिला, -11 -6। तो फाइनल कंपेयर करना है आपको, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि सर -6 जो है, सॉरी +4 जो है दोनों से बड़ा है, बट -7 दोनों के बीच में आता है, इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो देखो जिन लोगों को आता है मैं उनके लिए 5 क्वेश्चन लिख देता हूँ, जिन लोगों को नहीं आता कोई बात नहीं, जिस दिन हम लोग टॉपिक करेंगे अच्छे से डिटेल में करेंगे। ये टेबल बस बना लेना, और एग्जाम हॉल में ये टेबल पहले से बना के रखना। थोड़ा सा रिस्क है, थोड़ा सा रिस्क नहीं, एक्चुअली आजकल कोई रिस्क नहीं होता, कोई चेक नहीं करता इतना, तो अब बना लेना पहले ताकि टाइम बाद में वेस्ट ना हो। ठीक है, ए से लेके जेड तक का वैल्यू और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टेबल जरूर लिख लेना आप एग्जाम हॉल में। चलो, इसकी जो 2 ट्रिक भी है वो भी मैं आप लोग से डिस्कस करूंगा कि जो 2 ट्रिक है इसमें वो क्या है। जिनको पता होगा वो लोग डिस्कस करेंगे, अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको बताऊंगा फिर। सर वो फोर्थ वाला सेकंड इक्वेशन है ना, उस पे लाइट आ रहा है पीछे। फोर्थ वाले में 2y² + 5y + 5y - 12। ठीक है, 2y² + 5y - 12। चलो 4 ही क्वेश्चन देता हूँ मैं फिलहाल, देखते 4 क्वेश्चन को करने में आपको कितना टाइम लगता है। बस आपको उनके बीच का रिलेशन रखना है, कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है।
स्टैक में अगर लिखना रहेगा तो वही ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, आप ऐसे लिख सकते हो कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई या वाई इज ग्रेटर देन एक्स है, इस तरीके से। हाँ हाँ, बनेगा ना उसका। 143 किसके टेबल में आता है? 11 3 का? अरे 143 किसके टेबल में आता है? 13 का 3 हो गया ना? Cannot be determined x is less than equals to y, x is greater than y and cannot be determined आपका लास्ट वाला आएगा। अच्छा तो ठीक है, शायद थर्ड वाले का आंसर आपका रॉन्ग है। थर्ड का आंसर रॉन्ग है। नहीं नहीं, थर्ड का आंसर राइट है, राइट है। थर्ड का आंसर राइट है और फोर्थ वाले का भी राइट। ओके चलो परफेक्ट, ठीक है। चलो अगर फर्स्ट वाले क्वेश्चन का अगर मैं आपको x और y का डेटा वैल्यू पूछूं तो कितना आप बोलोगे? 4 और 2, और y का 6 -2, 6 and -2, और 2, ठीक है, -2 आएगा। -2 आएगा।
क्योंकि माइनस प्लस है तो दोनों पॉजिटिव एक्स वाले केस में, और दोनों माइनस है तो फर्स्ट वाला पॉजिटिव, मतलब बड़ा वाला वैल्यू पॉजिटिव और छोटा वाला वैल्यू नेगेटिव। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो रिलेशन जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि -6 जो है वो दोनों से बड़ा है और -2 जो है वो दोनों से छोटा है। तो या तो एक वेरिएबल पूरी तरीके से ग्रेटर होना चाहिए तो पूरी तरीके से स्मॉलर, एक जगह ग्रेटर स्मॉलर जो है नहीं चलेगा, तो कैन नॉट बी। सेकंड वाले केस में एक्स की वैल्यू क्या क्या मिली आपको? 11 and -4। 11 और -4, और सेकंड वाले केस में 13 11। पहले 13 लिखना सीखो, बड़ा वैल्यू पहले लिखना सीखो, बाद में छोटा वैल्यू। ठीक है, भले दोनों पॉजिटिव ही क्यों ना रहे तो बट ये हैबिट डालो कि बड़ी वाली वैल्यू पहले, छोटी वाली वैल्यू बाद में। आई थिंक मुझे y की दोनों वैल्यू इन दोनों से बड़ी है बट एक जगह पे इक्वल्स टू की, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू y आएगा आपका x के कंपैरिजन। हाँ ठीक है, वो ऑप्शन में आप ये भी सोचो कि कभी कभी y जो है वो ऊपर दिया जाता है, x जो नीचे दिया जाता है, ध्यान रखना इस बात का। आप हमेशा ये बात सोचना कि x की वैल्यू हमेशा पहले ही दी जाती है, y जो है नीचे दिया जाता है। क्योंकि मैं जब 15 क्वेश्चन स्पीड में करने की कोशिश करता था ना, तो कभी कभी ये y ऊपर देते थे, x नीचे देते थे, और मैं हमेशा यही सोचता था कि ऊपर, मतलब ऊपर वाले को मैं एज्यूम ही x करता था, मैं पढ़ता भी नहीं था कि उन्होंने वेरिएबल क्या दिया है, मैं उसको बाय डिफॉल्ट x ही बोल देता था हमेशा, भले वो a भी क्यों ना दिया वहां पे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपको ऑप्शन भी कभी कभी टेढ़े मेढ़े दिए जा सकते हैं, कोई चीज को फिक्स दिमाग में कभी भी मत बिठाना। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में ट्रिक है, क्या आप लोग को ट्रिक पता है? क्या ट्रिक से सॉल्व किया या फिर नॉर्मल मेथड से गए? थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को मैंने ट्रिक से सॉल्व किया, मुझे इसके वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन के हिसाब से आप आंसर जो है डायरेक्ट बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ की बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि x का जो भी आंसर आएगा वो दोनों भी पॉजिटिव होने वाला है, और y का जो दोनों भी आंसर होने वाला है वो दोनों भी नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जब भी आपको क्वेश्चन में माइनस प्लस दिखे, क्वेश्चन में माइनस प्लस दिखे, तो वो क्वेश्चन के प्लस प्लस वाले वैल्यू से हमेशा बड़ा होता है। माइनस प्लस किसके पास है? x के पास, तो x इज ग्रेटर देन y। ये जो डेटा है ये मैंने किसका लिखा है? क्वेश्चन का लिखा है, क्योंकि मैं तो जानता हूं ना कि प्लस जो माइनस से बड़ा होता है, बट प्लस किस में आता है? जब क्वेश्चन में माइनस प्लस होता है, और माइनस माइनस कब आता है? जब क्वेश्चन में प्लस प्लस होता है। तो इसका आप आंसर निकालने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर x इज ग्रेटर देन y, ये हमेशा 100% ऐसे रहेगा। और अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भी ट्रिक लगेगा, यहाँ पे भी अगर ट्रिक लगेगा, तो सेकेंड ट्रिक क्या है आपका? सेकेंड ट्रिक क्या है कि सर ये दोनों का भी जो आंसर है, फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो प्लस माइनस रहेगा, मतलब एक के पास पॉजिटिव एक के पास, सर सेकेंड वाले जो क्वेश्चन है प्लस माइनस है क्वेश्चन में, तो इसका आंसर सर माइनस प्लस आएगा। अब देखो, अगर एक बंदा पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और दूसरे वाले के भी पास एक बंदा पॉजिटिव एक बंदा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव से बड़ा रहेगा और ये पॉजिटिव वाला ये नेगेटिव से बड़ा रहेगा। तो फिर से वही बात है कि एक वेरिएबल कंप्लीटली ग्रेटर यहाँ पे मिल नहीं रहा। तो इस केस में हमेशा अगर माइनस माइनस आपको दिखे और इसके साथ में प्लस माइनस दिखे, एक्चुअली मैं माइनस माइनस नहीं लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आपका जो सेकंड वाला साइन है ना, सेकंड वाला जो साइन है, सेकंड साइन जो है अगर दोनों में माइनस है, सेकंड साइन अगर दोनों में माइनस है, अब इसका दोनों में माइनस कब कब हो सकता है? जब मैं प्लस माइनस लिख दूं, जब मैं माइनस 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 लिख दूं, जब मैं प्लस माइनस और माइनस माइनस लिख, ये तीनों केस में एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव। तो इसीलिए मैं तीनों को मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर क्या रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सेकेंड जो साइन है वो दोनों भी आपका अगर नेगेटिव है तो आप इसका आंसर जो है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। दो ही ट्रिक है इसमें, इस ट्रिक में आपको आंसर फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ऑप्शन जो है कैन नॉट बी डिटरमाइंड इस केस में, और इस केस में x इज ग्रेटर देन y, मतलब
जिस वैल्यू के पास माइनस प्लस है वो वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी प्लस प्लस वाले के साथ। ठीक है, देखो जिनका हुआ है, जिनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ है, अगर वो ये चीज नहीं जानते तो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ है कोई बात नहीं, ये हम लोग आने वाले टाइम में ये करने वाले, कोई रश करने की अभी जरूरत नहीं। चीजें अगर फास्ट गया है करके ऊपर से क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग बात। चलो, इस बैच में मुझे 4-5 स्टूडेंट दिखे जो प्रिपरेशन जो है अच्छे से कर रहे हैं। ऑनलाइन में भी मेरे ख्याल से मानसी है और श्रुति है। ठीक है, बढ़िया एकदम। आज कंटिन्यू हो गया ना एकदम, कंटिन्यू हो गया ना एकदम। चलो, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जस्ट ऊपर ऊपर से वैल्यू था। जो भी लोग एग्जाम देने वाले हैं वो लोग मॉक टेस्ट जरूर देते होंगे। मॉक टेस्ट देते हो कि नहीं? 100 नंबर के कितने मार्क्स मिलते हैं? 50 में रहता है। और कौन सा पेपर देते हो पर्टिकुलर? 100 मार्क्स का मॉक टेस्ट किसका देते हो? बैंक, एसएससी, सॉरी मतलब आरबीआई, आईबीपीएस, एसबीआई, ईएसआईसी, कोई मॉक टेस्ट परचेस करके रखा है? कोई परचेस नहीं किया है? परचेस करो, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपको एक्चुअली समझ में मिलता है कि आप एग्जाम में एक्चुअली कितना स्कोर करने वाले हो। ठीक है, मान लो अगर मॉक टेस्ट में आपको अभी भी 50 मिल रहा है और लास्ट ईयर का कट ऑफ ईएसआईसी का 60 आया है, तो अब मुझे बात बताओ, आप एग्जाम अच्छी तरह जानते हो कि एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि सडनली आपका एग्जाम में 10-12 मार्क्स थोड़ी ना इंक्रीज हो जाता है, उल्टा कम हो जाता है कभी कभी, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है। वहां पर आप प्रॉपर पीसी पे बैठे रहते हो, पीसी का आपके साथ डिस्टेंस थोड़ा सा दूर रहता है, आपको हर चीज सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ता है। मोबाइल में टेस्ट दोगे तो सीधा क्लिक करो, सेव करो, खत्म। तो अगर आप जानते हो कि करके आपको अभी भी 50 ही मार्क्स मिल रहा है और लास्ट ईयर कट ऑफ थोड़ा ज्यादा था, तो एग्जाम के टाइम में रिस्क जरूर लेना। जो भी था, मैं बोल रहा हूँ कि उसके कंपैरिजन में अगर आपको आज कम मिल रहा है मार्क्स, मान लो 80 था, आपको 60-70 मिल रहा है, तो भी रिस्क, मतलब तो भी आप क्वालिफाई करना काफी मुश्किल हो जाएगा ना, कि सडनली 10-12 मार्क्स बढ़ नहीं जाते एग्जाम में, है ना, कभी कभी रेयर केसेस में। बट तो अगर ऐसा होगा तो एग्जाम में रिस्क जरूर लेना, थोड़ा सा चीजों को टिक कर देना कि करके हाँ चलो 2 ऑप्शन में डाउट लग रहा है, टिक करके आगे बढ़ो। ये तभी मैं बोल रहा हूँ, तब मैं बोल रहा हूँ जब आपको पहले से पता है कि एग्जाम कट ऑफ क्लियर मेरा इस केस में, अभी जो मैं कंडीशन है उस केस में नहीं हो पाएगा, तो लाइफ में रिस्क जरूर लेना। लाइफ इज ऑल अबाउट रिस्क, ठीक है ना। वेंचर होना जरूरी है लाइफ में। वेंचर मतलब समझते हो? एडवेंचर मतलब हम लोग कोई चीज जानते हैं कि मैं ये चीज करने वाला हूँ, अभी गाड़ी गिरने वाली है ना, और रोलर कोस्टर ऊपर चला गया, अभी बस नीचे जाने वाली है। वेंचर का मतलब आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ पर हो, लाइफ आपको कहाँ पे लेकर जा रही है, कौन से रेडी में बैठने वाले, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो आप लाइफ में हमेशा वेंचर ही रहता है, तो फिर आप उसके लिए हमेशा रेडी रहो, रिस्क हमेशा लेना चाहिए। तब जब आपको पता है कि कंडीशन के हिसाब से चीजें आपसे क्लियर नहीं हो पाएगी। वैसे भी कोई 10th और 12th का तो एग्जाम है नहीं कि एक बार एग्जाम दिया और टैग लग गया आपके ऊपर, अभी नहीं क्लियर हुआ तो बाद में क्लियर हो जाएगा। शायद अभी आपके पास उतना मार्क्स आपको नहीं मिल पा रहा है, बट शायद आगे मेहनत कर लो तो और मार्क्स मिल जाए, तब आप रिस्क मत लेना, तब आप नॉर्मल तरीके से एग्जाम देना। बट अभी भी अगर आपको कट ऑफ से काफी कम मार्क्स मिल रहा है तो एग्जाम में जरूर रिस्क लो। जिसका भी नाम लेना, नाम लेकर टिक मार दो, शायद काम कर जाए आपके लिए, जो भी है, ठीक है। तो वैसे आप कर सकते हो, क्या पता है शायद चीजें क्लियर हो जाए।
तो एक आखिरी चीज और थोड़ा सा ही मैं इसका चीज कवर करूंगा। जैसे डीआई होता है ना आपका, डीआई में मान लो अगर आपको मैंने यहाँ पे 2 सर्कल दे दिए, क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब देखो डीआई में क्या जरूरत रहता है कि करके आप वो डायग्राम को पहली बात तो समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये देखो ये डायग्राम मैंने सर्कल में बनाया, राइट है। सर्कल में एक और चीज होती है, सर्कल में होता है डिग्री। अगर मैंने आपको पूछा कि 2016 में जो पॉपुलेशन थी वो सिटी सी में कितना डिग्री थी, मैं बोल रहा हूँ 2016 में जो पॉपुलेशन था वो सी वाले में कितना डिग्री था, सिटी सी में कितना डिग्री था। यहाँ पर जो मैंने डेटा लिखे वो सारे के सारे परसेंटेज है, जितने भी मैंने डेटा लिखा है, नंबर लिखा है सर्कल के अंदर, वो सारे। मैंने पूछा कि सी का डिग्री कितना था। कम ऑन कैलकुलेट मत करो, आपको छोटी छोटी चीजें पहले से पता होनी चाहिए। अगर मैंने आपको सी सिटी का पॉपुलेशन परसेंटेज में 25 दिया है तो डिग्री में कितना हो जाएगा। तो सिंपल बात है कि परसेंटेज टोटल में कितना होता है 100, और डिग्री टोटल में कितना होता है 360। एटलीस्ट कहीं ना कहीं आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो सर 10% का मतलब है 36 डिग्री, है ना। तो इसी को कंपेयर करते हुए चीजों को आप बना सकते हो कि सर जैसे 25% जो है वो 100 का डिवाइड बाय 4 है या 1/4 है, तो 360 का 1/4 कितना होगा 90 डिग्री, हाफ का हाफ कर दो। तो चीजों को, ऐसी चीजों को आप कभी भी एग्जाम में लिखते नहीं, उतना टाइम नहीं रहता, ये चीजें आपको पहले से पता होनी। अगर ग्राफ की बात करूंगा मैं तो लाइंस आपको थोड़ा केयरफुली काउंट करना पड़ता है कि मान लो अगर यहाँ पे 12 दिया है और यहाँ पे 16 दिया है और बीच में आपके 3 लाइन है, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे 13 14 15 16। चलो तो सिंपल हो गया। मान लो यहाँ पर मैंने अगर 14 लिखा हो तो 12.5 13 13.5 14। तो हर एक डायग्राम का अपना एक स्पेशलिटी होता है, हर एक डायग्राम का अपना एक इंफॉर्मेशन होता है जो आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर आप बाद में ये चीज सोचोगे तो प्रॉब्लम, मतलब एग्जाम के टाइम पे सोचोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो। तो जैसे मैंने अगर आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि सीटीए में डिग्री में कितने लोग रहते हैं, तो आप बोलोगे 90 डिग्री, ठीक है। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है कि 2016 है 2017 है, दोनों की पॉपुलेशन अलग अलग है। अगर मैंने पूछा इसमें कि दोनों सिटी का मिला के 2016 में और 17 में सिटी ए में टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, सिटी ए 2016 में और 2017 में टोटल पॉपुलेशन कितनी थी। 480। 480 बोल रहे हो, दोनों में बोल रहा हूँ, ए में सॉरी, ए की बात कर रहा हूँ, ए की बात कर रहा हूँ। हाँ, ए का तो शायद सिंपल है 10% और 10%, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 272 हो जाएगा। तो वैसे अगर मैंने ई का पूछा तो आपको इधर 15% निकालना पड़ेगा और इधर 20% निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी बनते हैं।
ठीक है। अगर अब मैंने आपको पूछा 480 आ रहा है, 480 आ रहा है, इतना जल्दी आंसर निकाल दो, चलो बहुत अच्छा। अभी मैंने अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि आपका जो सिटी ई है ना, विलेज ई जो है, उसमें 2016 के कंपैरिजन में 2017 में कितना इंक्रीमेंट हुआ परसेंटेज वाइज। अच्छा क्वेश्चन है। मैं क्या पूछ रहा हूँ कि सिटी ई में 2016 के कंपैरिजन में 2017 में कितना इंक्रीमेंट हुआ पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है। और इसका अगर मैं क्वेश्चन रीड करूं, कितना 12.5 12%। ओके नहीं, ऑप्शन में तो 12.5 12%, 12.5। वाओ, इतना जल्दी मिल गया आंसर। परफेक्ट, वेरी गुड। 12.5। सबसे पहले आपने क्या किया कि सर यहाँ पर सिटी ई में कितने लोग रहते हैं, 128 लोग रहते हैं, क्योंकि इसका 10% निकालना बड़ा सिंपल। सर 2017 में ई में कितने लोग रहते हैं, इसका भी 10% निकालना सिंपल है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा सर, 16 लोग ज्यादा है, क्योंकि मुझे परसेंटेज में पूछा है, इसलिए मैं कंपैरिजन करूंगा 128 से, और ये आई थिंक सिंपल है, 12.8। और रेशियो निकालोगे, अच्छा इन दोनों की बात कर रहे हो, इन दोनों का रेशियो निकालोगे, मतलब ये आई थिंक 8:9 आएगा। हाँ ओके। अगर आप ये चीज जानते हो कि 1/8 मतलब कितना परसेंटेज, तो ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है ना, 1/8 जो है कितना परसेंटेज होता है, जैसे कि हमने वो 14 2/7 को 1/7 लिखा था ना, तो वैसे ही 1/8 का मतलब परसेंटेज में कितना, तो ये आपका सिंपल हो जाएगा। ओके चलो ठीक है। जैसे वो दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट का है ना, और कंपेयर करोगे आप 8 से, तो ये फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100 करते हो, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में करने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हो। ठीक है, जब हम लोग परसेंटेज टॉपिक सीखेंगे तो इसको तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। फिलहाल ऊपर ऊपर से कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंटेज टू फ्रैक्शन डिवाइड बाय 100 होता है। तो ऐसी चीजों के ऊपर आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछे आ सकते हैं, बट वही बात है कि डायग्राम को अच्छे से एनालाइज करके आप जो है चीजें कैसे सॉल्व करते हो और कितना जल्दी सॉल्व करते हो। क्योंकि देखो अभी भी आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे डीआई के, तो 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 4 मिनट मैक्सिमम। तो डायग्राम को समझना, उसकी वैल्यू कंसिडर करना, तो क्वेश्चन को पढ़कर इक्वेशन बनाते हुए उसका आंसर बताना, और टाइम जरूर जाता है। बट ये ऐसे के एग्जाम में चीजें काफी सिंपल होगी। जैसे मैंने अभी अभी आपको क्वेश्चन पूछा, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि विलेज डी का डिफरेंस कितना है 2016-17 में, विलेज डी का डिफरेंस कितना है 16 और 17 में, डी या बी? डी फॉर डॉल। 52 52 58 है सॉरी। 58 आ रहा है, एक्चुअली 48 आना चाहिए। इन दोनों की वैल्यू का जो डिफरेंस है वही लगभग 16 है, और अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 48 हो जाएगा। मतलब ये तो शॉर्टकट हो गया। अगर आप इसका 30% निकालो तो कितना मिलता है आपको, लगभग 300, 372, 384 और ये 432, तो 48 आ जाएगा। 48 इसका आंसर आएगा। तो स्पीड में आंसर निकालना काफी अच्छा है, बट आपको ये बात पता होना चाहिए कि कितना स्पीड मुझे लेना है, ताकि मेरा एक्यूरेसी बहुत ज्यादा खराब ना हो। अगर 10 में से 1 रॉन्ग हो रहा है, 2 रॉन्ग हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा, मुझे एक्सेप्टेड है, बट और ज्यादा नहीं होते। ओके, काफी कंटिन्यू काफी हो गया।
हाँ डाउट ले लो, बस हो गया आज के लिए। आज के लिए ये एसआईसी का प्रैक्टिस सेट काफी है। सिंप्लीफिकेशन किया, नंबर सीरीज किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया और डीआई किया। ये 4 मेजर टॉपिक के अलावा अगर मैं और प्रैक्टिस लेना चाहता हूँ तो रैंडम क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे मुझे, जिसके लिए आपका टॉपिक का कवर होना ज्यादा जरूरी है, वरना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट में यहीं पे स्टॉप करता हूँ, कुछ डाउट्स ले लेता हूँ मैं। 40 56 बोल रहे हो? ओके ओके ओके, चलो ठीक। तो 56 का एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग एज अ डाउट। चलो, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है अगर वो कोई, मैं 2 मिनट 1 मिनट देता हूँ, अगर इसका आंसर निकाल सकते तो अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर मैं और कितने डाउट है? अंदर है, अंदर है। तो 80 अंदर है तो परसेंटेज भी अंदर ही है। अरे तो परसेंटेज अलग से कैसे बाहर हो सकता है? सर लास्ट वाला वैल्यू क्या है? लास्ट वाला क्वेश्चन मार्क है, ये +18 है, इंटू 4 +18 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आप ऐसे बोल रहे हो क्या? ये बोल रहे हो? वही ना, मतलब 80 पर अंदर ही है ना। हाँ, तो निकालते हैं ना उसका, कोई जरूरी थोड़ी कि उसका। जैसे अगर यहाँ पे 49 लिखा होता तो आप कितना लिखते? 7%। 80 का आपको प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं पता, तो देखते हैं हम लोग क्या पॉसिबल चीजें कर सकते हैं हम लोग। 80 का अरे तो 100 जब वो 80 का ही पार्ट है ना, वो तो अंदर ही आएगा ना वो। 100 आपने थोड़ी ना अलग से कोई नंबर लिया। ठीक है, चलो चलो ट्राई करो। चलो 30 सेकेंड और, ऑनलाइन वाले अगर ट्राई कर रहे हो तो 30 सेकेंड और। ये थोड़ा कंटिन्यू ज्यादा हो गया आज, मेरा गला दुखने लग गया। चलो, तो अगर मैं परसेंटेज को हटा दूं तो ये 80/100 आ जाएगा, राइट है। इसको मैं 80/10 लिख सकता हूँ क्या? सॉरी, √80/10 लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि रूट अगर ये दोनों के ऊपर लगा था तो 100 का आप रूट तो जानते हो 10 होता है, और ये 10 को अगर मैं 500 से कट कर दूं तो ये आई थिंक बन जाएगा √80 × 50। ठीक है, फिर जो भी डेटा है ना यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 84 + 18 102 प्लस 102 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, यहाँ पे हम लोग ऐसा अटक जाएगा, ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि 80 को मैं ले सकता हूँ 2√20 ले सकता हूँ मैं इसको, 2√20 नहीं, 4√5 ले सकता हूँ। और 4√5 का मतलब है कि ये हो जाएगा 200। ओके, नहीं, दैट्स इट, स्टॉप हो गया यहीं पे। सर नहीं समझा। पहली बात तो ये रूट परसेंटेज में है, तो परसेंटेज को आप जानते हो कैसे हटाना है, डिवाइड बाय 100 कर देना। ठीक है, 100 का आप स्क्वायर रूट जानते हो, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10 होता है, तो मैंने 100 की जगह पे क्या लिख दिया? 10 लिख दिया। बाकी रूट जो है वो 80 के ऊपर है, अब 80 के ऊपर ही रहेगा। ये 10 और ये 500 का एक एक जीरो कैंसिल कर दिया मैंने, तो ये मुझे दिख रहा है अब। और बाकी का जो पार्ट था मैंने उनको सिंप्लीफाई कर दिया, 102 मिल गया मुझे। अब रूट का सर्ट्स एंड इंडाइसेस के रूल के हिसाब से, क्योंकि मैंने सर्ट्स एंड इंडाइसेस जो
चैप्टर है वो यहाँ पे शायद नहीं सिखाया अभी तक। हाँ नहीं सिखाया मैंने। तो सर्च एंड इंडाइसेस के रूल के हिसाब से कि आप चीजों को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो जब इसके रूट का पावर सेम होता है। तो पहले बात तो मैंने √80 को √4/5 कैसे लिखते हो आप? हाँ 80 को आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर 16 फायजा होता है। तो अगर मैं 16 लिख रहा हूँ तो 16 को अगर मैं रूट के बाहर निकाल दूं तो 4 बन जाएगा वो। ठीक है, तो 4√5 इसको मैंने 4√5 मेंशन कर दिया। और दो नंबर रूट में तब मल्टीप्लाई होते हैं जब दोनों का रूट का पावर सेम होता है। तो 50 के बाजू में मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ 50√1, क्योंकि √1 का तो वैल्यू √1 होता है ना। तो दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि रूट सर्च एंड इंडाइसेस में रूल क्या है कि जब रूट के बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन है ना तो रूट का पावर सेम होना चाहिए। और रूट के बीच में अगर प्लस है या माइनस है तो इनके अंदर की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, अंदर की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पे प्लस नहीं कर पा रहा हूँ, पर यहाँ पे इंटू मैंने जरूर कर दिया, क्योंकि इसको मैं लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जब बीच में प्लस है ना तो इन दोनों का पावर तो सेम होना ही चाहिए, दोनों भी स्क्वायर रूट है, बट दोनों के अंदर की वैल्यू भी सेम होनी जरूरी है। इसलिए मैं अब इसको आगे फर्दर कैलकुलेट नहीं कर पा। बट जब मल्टीप्लाई करना था मुझे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैंने √1 को एज्यूम करके मल्टीप्लाई कर दिया। 54 का 200 और √5 जो है वो वैसे का वैसे था। तो सर्च एंड इंडाइसेस का रूल इसमें एक आ गया अप्लाई। अगर मैं बोलूँ तो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, ऑप्शन रॉन्ग है, इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो यही आएगा, ये इसका फाइनल आंसर। सर बोलो बोलो। सर 80 को हम अप्रोक्सीमेशन से 9 लिख सकते हैं ना, √8? अगर ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है तब तो यहाँ पर मैं 9 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है तो, बट आई थिंक ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया है। हाँ तो इसको मैं वैसा नहीं लिख सकता। अगर अप्रोक्सीमेशन होता तो मैं फिर ये 80 को 81 बना देता, पहले ही बना देता 81, क्योंकि 81 का मतलब है कि 9 का स्क्वायर, तो 9% हो जाता वहां पर। ठीक है, और नेक्स्ट वीक से सब लोग टाइम पे आएंगे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। हाँ आपको 64 का स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा, 8 इंटू 64 करो, 36 करोगे तो 6√8, 2 12 जाएगा और अंदर 2 बचेगा, 12√2 आएगा ऊपर, और नीचे क्या है 4 है, तो 12 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो 3√2 आ जाएगा। कोई नहीं, वो जैसा है वही वैसा ही है, वो और कुछ नहीं होगा उसके साथ। नहीं वैसा नहीं होता। नहीं नहीं देखो, ऑप्शन नहीं है तो आप लॉजिक को बदल मत देना, क्योंकि शायद एग्जाम में इस ऑप्शन में नन ऑफ दिस नहीं दिया, एग्जाम में नन ऑफ दिस होगा तब क्या करोगे? थोड़ा सा अपने रूल्स को चेंज मत करो, झुकना नहीं है, समझे? झुकना नहीं है कभी। चलो ठीक है, मैं आज के लिए स्टॉप करता हूँ, आज के लिए इतना ही रहेगा।